ठीक है जी। और 11th क्लास के 3 चैप्टर है हमारे पास। फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग डन करेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल डन करेंगे, उसके बाद एस ब्लॉक डन करेंगे। ठीक है जी। और ये जो पीरियोडिक है ना बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम टाइम हम इस पे लगाने वाले हैं क्योंकि इसने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ओके, और मैक्सिमम चैप्टर का फंडामेंटल तैयार करके देना है केमिकल बॉन्डिंग ने। तो एक बात ये रहेगा कि आपके पास जो स्क्रीन आती जा रही है ना, इसको मैं सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोशिश करना किसको लिख लो अगर टाइम हो आपके पास तो। ठीक है जी। साथ साथ में कोशिश करोगे तो चैप्टर लंबा है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी फिर। अदरवाइज 3 से 4 बार तो मैं आपको समझा ही दूंगा। तो काम शुरू करें। स्पेस बार दबाने से ना आप बोल सकते हो। आपके पास अगर लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप पे अलग से कीबोर्ड लगा हुआ है तो। सब शांत है, चलो अच्छी बात है। मैं अपना काम शुरू करूं। लिसन, फर्स्ट एट ऑल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबको मेरी आवाज बूझ तो आ रही है? हाथ खड़े करने वाला, हैंड रेज करने वाला सिंबल तो दे सकते हो। चलो, बस लास्ट बात एक और बता दूं कि सो मत जाना, क्योंकि थोड़ा सा आप इंटरेक्ट कर नहीं रहे हो तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा। अक्षिमा ठाकुर ने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलो हाथ नीचे कर लो भाई। 1 घंटे 10 मिनट की क्लास है, काम शुरू कर रहे हैं, 3 मिनट हमारे निकल चुके हैं। डन। हाथ नीचे करो अक्षिमा बेटा। बच्चे सुनो ध्यान से। और आपके माइक में कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो आप इसको परमानेंटली स्टार्ट करके भी रख सकते हो ताकि आप मेरे से बात कर पाओ। सुनो जी, केमिकल बॉन्डिंग जिन मेन टॉपिक्स ने कवरेज देनी है, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दूसरा आपके पास है हाइब्रिडेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीसरा VSEPRT वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और एक फाइनली आपके पास है डाइपोल मोमेंट। और ये चारों वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहली बात, ये केमिकल बॉन्ड है क्या? कहते जी केमिकल बॉन्ड फोर्स है। मैंने कहा जी किस टाइप का फोर्स? जो होल्ड कर दे एटम्स को। जैसे आपने क्लोरीन बना लिया या ब्रोमीन बना लिया, या जो आयंस को होल्ड कर दे, जैसे NaCl बना लिया आपने, Na+Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर दे, जैसे CO2 सॉलिड फॉर्म में आ गया तो उसमें वेंडरवाल फोर्सेज लग गए, तो वो भी एक टाइप का केमिकल बॉन्ड ही है। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी बात क्या, कि जो बॉन्ड बन रहा है उसको बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ये जो बॉन्ड हम बना रहे हैं ना, उसके बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो हमने कहा जी इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पहला ऑक्टेट रूल, मतलब आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करना। ये कुछ ही केस में लगता है, ये पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। फिर दूसरी बात है एनर्जी डाउन जाना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल बने ना बच्चे, तो एनर्जी धीरे 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 कम जाना। और आपको पता है एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये एनर्जी का स्टेबिलिटी का इनवर्स का रिलेशन है। जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वेरी सिंपल। चलो अब सबसे पहले ऑक्टेट रूल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो एक इनिशिएशन है, स्टार्ट है किसका? केमिकल बॉन्ड का। और हमें समझना है दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द लुईस एंड कोसेल। इसी ऑक्टेट रूल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन्स का रोल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। फिर अगली बात क्या, ये जो ऑक्टेट रूल है ना बच्चे, इसका बेस क्या? भी किसी साइंटिस्ट ने अगर ऑक्टेट रूल दिया, अगर किसी साइंटिस्ट ने ऑक्टेट रूल दिया तो क्यों दिया? उसका बेस क्या है? तो उसका बेस है इनर्टनेस,
और द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस, इनर्टनेस। बच्चे आपको पता है अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, क्लियर, ये सब क्या होती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉन रिएक्टिव। तो जिस साइंटिस्ट ने भी ऑक्टेट रूल दिया उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि नोबल गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिव। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई फैक्टर क्या है कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और ये रिएक्टिव क्यों नहीं है, ये नॉन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, इनके आउटर मोस्ट में NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स व्हाई नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन क्या होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट। तो अब जब साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात गई ना कि इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस, क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन, इसी को हमने क्या बना लिया, द प्रिंसिपल, फंडामेंटल ऑफ द ऑक्टेट रूल। लुइस और कोसेल दोनों अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे। इनका टारगेट था कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और कोसेल का टारगेट था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दोनों ने कलेक्टिवली मिलकर क्या रूल दे दिया, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का फंडामेंटल क्या है उस पर फोकस कर ले। किसी को इस पेज पे कोई डाउट बच गया हो तो जल्दी से बात कर लो, 5 सेकंड तक। अगर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ये बच्चे 12वीं अपीयर्ड है या 12वीं पास है? ओके, दीपांशी अपीयरिंग, बाकी जो और बच्चे हैं ओके, वेरी गुड। चलो, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई जो मैंने बोली। अब आगे चलो। चलो, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या हुआ? जो ऑक्टेट रूल है ना बच्चे, वो है क्या? जो ऑक्टेट रूल है वो एक्चुअली है क्या? दिमाग बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऑक्टेट रूल मेरे पास है ईदर द इलेक्ट्रॉन गेन और द इलेक्ट्रॉन डोनेट और द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो कोई भी, वर्डिंग सुनना ध्यान से, बॉन्ड। और हमारा फोकस ना बार बार दिमाग कहां जाएगा, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो जब मेरा दिमाग बार बार केमिकल बॉन्ड पे जा रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन लूज, डोनेट एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो शेयरिंग करेगा। बस और क्या हो सकता है? तो डोनेट, और तो फंडामेंटली नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट करे, ले देकर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर ले, या फिर शेयर कर ले। और शेयर जब करेगा ना बच्चे, जब शेयर करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट करेगा, दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं। अगर गेन डोनेट हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन लूज गेन हुआ, तो बनता है आयनिक बॉन्ड, जिसके बारे में अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं आपको। अगर इलेक्ट्रॉन लूज गेन हुआ तो जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और इसी को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन अभी मैं देने वाला हूं आपको। और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं। नंबर 1 कोवलेंट, जैसे कि फ्लोरीन में बनता है, जैसे कि क्लोरीन में बनता है, जैसे कि ब्रोमीन में बनता है, जैसे कि आयोडीन में बनता है, ऑक्सीजन में बनता है। क्लियर? तो इन सब के अंदर कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कोवलेंट। इसमें पता है क्या होता है, बोथ साइडेड शेयरिंग। जैसे क्लोरीन ने और दूसरे वाले क्लोरीन ने, दो एटम्स ने शेयरिंग ऑफ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कर लिया है। और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, तो अभी आप करंट 12वीं में अपीयर्ड हो, आपके एक सिलेबस में चैप्टर आ रखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक होता है लीगेंड और दूसरा होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो लीगेंड लोन पेयर का डोनर होएगा और सेंट्रल मेटल और एटम एक्सेप्टर होएगा। तो उनके बीच में डोनर एक है, एक्सेप्टर दो है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें शेयरिंग हुई है। शेयरिंग करने वाला एक पूरी तरह से दो इलेक्ट्रॉन का डोनर और एक पूरी तरह से दो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। वन साइड लोन पेयर है और सेकंड साइड एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन शेयर के बेसिस पे दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, इधर कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। अब रिवीजन कर रहा हूं, ऑक्टेट रूल क्या है जी? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एन एलिमेंट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन और शेयर द इलेक्ट्रॉन। अगर गेन डोनेट हुआ तो आयनिक बॉन्ड बना, और शेयर हुआ तो इधर कोऑर्डिनेट बना या कोवलेंट बॉन्ड बना। कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग है और कोऑर्डिनेट के अंदर सिंगल साइडेड शेयरिंग है। अगर ये बात आपको समझ में आती हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं है?
और एक बात मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपसे हो पाए किसकी, आयनिक बॉन्ड की, उतनी कर सॉरी केमिकल बॉन्ड चैप्टर की कर लेना, क्योंकि 12वीं के लिए संजीवनी है, इतना बढ़िया चैप्टर है ये। आगे बढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड को समझना शुरू करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। क्लियर? आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आयंस। मैंने कहा जी आयंस क्या? कहते कैटायन, एनायन। मैंने कहा कैटायन कहां से आते हैं? कहते जी 80 से 90% मेटल्स आर द कैटायंस। मैंने कहा 80 से 90% मेटल्स, जितना भी पीरियोडिक टेबल है पूरा, फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्लियर? और पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक, सारे मेटल्स हैं। ऑल आर द मेटल्स, ऑल आर द मेटल्स। तो मेटल्स कैटायन बना सकते हैं इजीली। वैसे तो मेटल की डेफिनेशन भी आपको पता है, मेटल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? कैटायन। मैंने कहा जी क्या कोई नॉन मेटल भी कैटायन बना सकता है? आपका आंसर यस और नो में दे दो बस। क्या कोई नॉन मेटल भी कैटायन बना सकता है? चलो जी वो चेक कर ले हम लोग। आपके पी ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास से उठा रहा हूं बात, सोलिड PCl5। शायद आप में से बच्चों को पता हो सोलिड PCl5 का एग्जिस्टेंस कैसा है। PCl4 प्लस, PCl6 माइनस। तो आप देख पा रहे हो सोलिड PCl5 में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में मेटल इन्वॉल्व नहीं हुआ। कैटायन किसने बनाया? नॉन मेटल ने। और एनायन किसने बनाया? वो भी नॉन मेटल ने। तो आपके दिमाग में जो बात जानी चाहिए वो ये है, सोलिड PCl का कैटायन एनायन, सोलिड PbR5 का कैटायन PbR4 प्लस Br माइनस, सोलिड N2O5 का कैटायन NO2 प्लस एनायन NO3 माइनस। लेकिन मेरा मोटो क्या था, मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट था कि कैटायन जनरली मेटल होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमें नॉन मेटल भी कैटायन के फॉर्म में मिल सकता है। ये राजी ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, जैसे सोलिड PCl5 परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जाम्स है, सोलिड PbR5 परफेक्ट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम्स है। आउट ऑफ द 4 विच इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द सोलिड PCl5? योर आंसर शुड बी PbR4 प्लस Br माइनस। और सोलिड N2O5 NO2 प्लस NO3 माइनस, दूसरा क्वेश्चन, what type of bond, what type of the bond in the solid N2O5? your answer should be ionic in between NO2 plus NO3 minus। ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में जाता है। इस पूरे पेज पर कोई डाउट है तो पूछो। इसके अलावा एनाइन क्या हो सकते हैं? एनाइंस आर नॉन मेटल्स और द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फेट, परोक्साइड एटसेट्रा ही हो सकते हैं। आगे बढ़ू भाई, चलो अगला टारगेट क्या है? अगर हमें पता चल गया कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के बनने में, किसी आयनिक बॉन्ड के बनने में कैटायन एनायन इन्वॉल्व होते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन पता है क्या बनेगा? इन कैटायन एनायन के बनने में जो बने, इनमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो मेरा आंसर है फिजिक्स के 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोस्टैट से कोई भी प्लस माइनस के बीच में एक ही फोर्स हो सकता है, कुलंबिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसको आपके टीचर ने बताया, फिजिक्स वाले टीचर ने, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर फोर्स बढ़ाना है चार्ज बढ़ाओ, फोर्स घटाना है तो डिस्टेंस, फोर्स घटाना है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, इनवर्सली है ना। तो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज कुलंबिक फोर्स। और कैटायन एनायन के बीच में कुलंबिक फोर्स ही होगा, और तो कौन सा फोर्स हो सकता है बच्चे? अब उसने कहा जी मुझे ऑन द बिहाफ ऑफ, मुझे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल ऑफ आयनिक बॉन्ड का बनना सिखाओ। सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल, मुझे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्टेट रूल आयनिक बॉन्ड का बनना सिखाओ। मैंने कहा जी एग्जांपल उठा लेते हैं। आपके पास सबसे पहले कौन है? Na, दूसरा कौन है? क्लोरीन। वन इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, वन इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल। मेटल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s1। अब जितने बच्चे बैठे हो इंटरेक्ट कर रहे हो जो भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं इसको चेक करूं क्लोरीन को, नियोन 3s2 3p5, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ उसको ये एक्सेप्ट कर ले तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर बता दूं, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? 281।
What is the electron configuration of chlorine? 287. If sodium due to the metallic nature donates electron, chlorine due to non metallic character accept electron. तो भाई एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया. आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 12वीं क्लास का, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन. वन इज कैटायन, सेकंड इज एनायन. अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब एक बच्चे ने यह क्वेश्चन पूछा मेरे से, कहते सर आपने कहा था ऑक्टेट बनने से स्टेबल हो जाता है, तो सोडियम प्लस बन के स्टेबल हो गया ना 28, क्लोरीन तो 288 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो गया, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? तो मेरा आंसर पता है क्या था? रिएक्ट तो कर ही नहीं रहे, वो एक ही सिस्टम में होने की वजह से बस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बना रहे, बस इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स वर्किंग है. इन दोनों एक ही सिस्टम में थे, डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स बढ़ गया, दोनों पे प्लस माइनस चार्ज था, दैट्स वाई इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. क्या कोई आज तक NaCl को ऐसे लिखता है? कभी लिखा है कभी NaCl को इस टाइप से लिख दिया हो किसी ने? ऐसे लिखा किस, ऐसे लिखते हो NaCl को? NaCl को ऐसे लिखा है कभी? ये कोई शेयरिंग वाला बॉन्ड थोड़ी है बच्चे. NaCl इज नॉट द concept based on sharing of electrons. It is based only and only क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट. अब मैंने बच्चों को कहा जी अब आप CF2 को समझो, इसके लिए मैंने उनको 1 मिनट का स्पेस दिया. CF2 अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे से बात जरूर कर लेना, ना समझ में आए तब भी बात कर लेना. देखो इसको ध्यान से, वन कैटायन कैल्शियम, वन मेटल कैल्शियम, सेकंड नॉन मेटल फ्लोरीन. अब देखो कौन सा डाउट है इसमें, इसको पढ़ो, मैं 1 मिनट का स्पेस ले रहा हूं आपको. कैल्शियम फ्लोराइड में कोई डाउट बच्चे? क्या सारी जनता समझ गई जो भी इसको पढ़ रहे हैं? कैल्शियम 288 दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कैल्शियम +2 बन गया. दोनों इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यही दो इलेक्ट्रॉन सिंगल FF ने एक्सेप्ट कर लिए, एक ही सिस्टम के अंदर थे. जैसे कोई सब्जी बनाने की रेसिपी होती है ना, या कोई डिश बनाने की रेसिपी, वैसे ही कैल्शियम फ्लोराइड को बनाने की रेसिपी है. आपको 1 मोल क्लोरीन, 2 मोल क्लोरीन फ्लोरीन के एटम्स, या 1 मोल फ्लोरीन का मोलिक्यूल लेना है. तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और 2 फ्लोरीन के एटम्स ने एक्सेप्ट कर लिए, एक Ca+2 बन गया, 2 फ्लोराइड बन गए, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और इसी से बन गया आपका CF2 आयोनिक कंपाउंड. इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. बोलो जी कोई डाउट हो तो. और आयनिक बॉन्ड प्योरली नॉन डायरेक्शनल है, इसमें मैंने बार बार आपसे कहा कि कोई भी ओवरलैपिंग टाइप से कुछ नहीं हो रहा, ऐसे करके कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, इसमें सिर्फ एक चीज लग रही है, दैट इज अट्रैक्शन. क्यों जी आगे बढ़े? चलो अब मैं इसको एनर्जी कॉन्सेप्ट पे डाल रहा हूं. मैंने आपसे क्या कहा था? 2 टाइप के मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं टू मेक द बॉन्ड. पहला है ऑक्टेट रूल, और दूसरा मेरे पास कौन है? एनर्जी कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? ऑक्टेट रूल और CF2 का और NaCl का बनना सिखाया. अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एनर्जी कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और ये तुम्हारे 11वीं क्लास का, 11th क्लास का थर्मोडायनामिक्स से सीधा कनेक्ट होएगा. बात को ध्यान से सुनो. फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. गलती से भी ध्यान इधर उधर मत करना, नुकसान होएगा नहीं तो. चलो जी, पहला क्या है एनर्जी कॉन्सेप्ट में? सब्लिमेशन, दूसरा आयोनाइजेशन, तीसरा बॉन्ड डिसोसिएशन, चौथा इलेक्ट्रॉन गेन, पांचवा है लैटिस एनर्जी. तो अब मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो. आपको सबसे पहले Na सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, जनरली सॉलिड ही होता है Na. तो
Na इज मेटल, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जनरली मेटल सॉलिड ही होते हैं। अब लेकिन मुझे तो Na प्लस बनाना है ना, तो मुझे उसको सबलाइम करना है, उसका सब्लिमेशन करवाना है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जबरदस्त बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इफ यू वांट टू मेक द स्टेबल बॉन्ड, अगर कोई भी बच्चा स्टेबल बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड हो तो एनर्जी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन निकलनी चाहिए, इवोल्व होनी चाहिए एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब। हाँ, एब्जॉर्ब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आए ना तो एनर्जी शुड बी रिलीज्ड फॉर द स्टेबल बॉन्ड। आपने 12th क्लास का ओजोन पढ़ा है? ओजोन 12वीं क्लास का एनसीईआरटी के अंदर से ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक एलिमेंट ओजोन, ओजोन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, याद है किसी को? अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो, अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक हो, तो क्या मान के चलते हो, स्टेबल या अनस्टेबल? बस इन वर्ड्स में आंसर दो, स्टेबल या अनस्टेबल? हाँ, अगर कोई एंडोथर्मिक बॉन्ड बना और एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, बॉन्ड बना एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, बॉन्ड बना, वो तो अनस्टेबल होता जा रहा है, बच्चों का एनर्जी कंटेंट बढ़ता जा रहा है। और यही चीज मैंने आपको पिछले वाली पेज पे बताई थी, पिछले वाले बोर्ड पे बताई थी। क्लियर? देखना चाहती हो तो ये लिखा मैंने, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्स है। अगर किसी भी स्पीसीज की एनर्जी ज्यादा है, एंडोथर्मिक हो गया मान लो वो, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शुरू करूं भाई? देखो इधर आपके पास एक है Na, दूसरा आपके पास है क्लोरीन। Na सॉलिड फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में मिलता है। इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना मस्ट है, फिर उसको कैटायन फॉर्म में कन्वर्ट करना भी मस्ट है, फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना भी मस्ट है, वो तो ऑलरेडी गैस था तो सब्लिमेशन लगानी, फिर उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना भी मस्ट है, फिर इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन होकर क्या बनेगा? NaCl। तो अब मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझाने जा रहा हूं, जब सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में बदले तो ये प्रोसेस कैसा होएगा? एंडोथर्मिक। आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियरेस्ट लोकेशन पे होते हैं, दैट्स वाई इनको दूर करना हो तो ये प्रोसेस कैसा होएगा? एंडोथर्मिक। मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर किसी का बॉन्ड बनना एंडोथर्मिक हो तो क्या स्पीसीज स्टेबल बनेगी या अनस्टेबल बनेगी? वेरी गुड, अनस्टेबल। ठीक है जी, तो ये एंडो था, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल दिया। अच्छा जी, अब सोडियम गैस कैटायन में बदलना है, तो ये प्रोसेस डेल्टा H अगेन क्या हो गया? एंडोथर्मिक। और जो भी एंडो होएगा वो अगेन कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? ये है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। किसी आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, जितनी एनर्जी की नीड है उसको हमने क्या नाम दे दिया है? उसको हमने नाम दे दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक टारगेट तो हमारा अचीव हो गया, Na प्लस गैस बन गया। अब दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े, पूरा फोकस अब चला जाएगा नॉन मेटल पे। नॉन मेटल का बॉन्ड ब्रेक करो, इसके लिए चाहिए होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लो जी, फिर बॉन्ड तोड़ना है, अगेन एंडोथर्मिक। तो सब्लिमेशन शुड बी लो, आयोनाइजेशन शुड बी लेस, एंड थर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी अगेन लेस, क्योंकि सारे एंडोथर्मिक लेस ही होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जो यहां निकला था ना बच्चे, उसको सेम सिस्टम में एक्सेप्ट करवाकर, इसको शायद आपने नाम सुना हो, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और आपको शायद पता हो, वही 12th क्लास का नाम लूंगा और उसी के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 17 का नाम लूंगा। तभी मैंने कहा था केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाउंडेशन चैप्टर। तो क्लोरीन से क्लोराइड बना, जब क्लोरीन से क्लोराइड बना ना बच्चे, क्लोरीन से जब क्लोराइड बना, तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई।
348 किलो जूल पर मोल। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस ने बॉन्ड बनने को क्या करना है, फेवर। और एंड लास्ट, इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बाद लास्ट एक cation दूसरा एनायन, दे कंबाइन टू ईच अदर, दे विल फॉर्म NaCl सॉलिड। और इस पूरे में एक लैटिस, लैटिस का मतलब लिटरल मीन होता है नेटवर्क। तो cation एनायन के बीच में क्या लगा, अट्रैक्शन। और आज के बाद, वैसे तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं बता देता हूं, अट्रैक्शन की एनर्जी को ऑलवेज एक्सोथर्मिक बोला करो। अट्रैक्शन की एनर्जी, जब भी किसी अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो तो ऑलवेज कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। क्यों होती है, क्योंकि अट्रैक्शन से क्या आती है, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी से एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अब मैं पीछे चलता हूं, वहीं चलता हूं वापस। सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन, सोडियम का सॉलिड सोडियम के गैस में बदल दिया, यहां हीट एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने दो एग्जांपल बच्चों को दिए, ए सॉलिड टू ए गैस, बी सॉलिड टू बी गैस। इसमें 40 किलो जूल, इसमें 50 किलो जूल। कोई बताएगा इन दोनों में से मोस्ट फेवरेबल टू मेक द आयनिक बॉन्ड कौन होएगा, पहला या दूसरा, ए या बी, ए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी। फिर मुझे आयोनाइजेशन की बात करनी। सोडियम गैस, इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, डोनेट किया, Na+ गैस में बना। क्लियर है। अब यहां एंडोथर्मिक है, ये हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया था लो होनी चाहिए। मैंने कहा आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अपने सराउंडिंग से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। फिर मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एग्जांपल दिया बच्चों को। पीरियोडिक टेबल हमारा अगला चैप्टर है, ये 2-3 दिन के बाद। क्लियर। तो स्मॉल, लार्ज, 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 लार्जेस्ट हो गया। तो इसमें से मैक्सिमम डिफिकल्टी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन कहां पर है, स्मॉल में। मैक्सिमम डिफिकल्टी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन कहां पर है, स्मॉल में। और इजीली इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, सीजियम से। तो आगे जाकर फजांस रूल भी पढ़ेंगे हम लोग। किसी का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है, और जहां भी आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है वो हमारे आयनिक बॉन्ड के बनने को क्या करेगा, फेवर। लिथियम और सीजियम में से आयनिक बॉन्ड के बनने को मैक्सिमम फेवर कौन करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सीजियम। तो जितना लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होएगा उतना लेस एंडोथर्मिक, उतना बॉन्ड बनना आसान। कुल मिलाकर नटशेल बात करूं, खर्चा कम लगना चाहिए, खर्चा कम लगना चाहिए, हमारा एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, और हीट का इवोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए। तो भी ये हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इट शुड बी लो, ये कम होना चाहिए। ऐसे मैंने बच्चों से बोल दिया बेरिलियम से लेकर बेरियम तक, विच विल फॉर्म द स्टेबल आयनिक बॉन्ड ऑन द बिहाफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेरिलियम से लेकर बेरियम तक क्या ओपिनियन आपकी, बेरियम, क्योंकि इसका साइज लार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, लेस एंडोथर्मिक, इट विल फेवर ऑन द बिहाफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो जी, थर्ड था बॉन्ड डिसोसिएशन। ये अगेन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तुम्हारे फिर वापस पी ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप नंबर 17 में पड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ द हैलोजन मॉलिक्यूल्स। हो सकता है आपकी नजर गई हो, 12वीं क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द bond dissociation energy of the halogen molecules. Your answer should be chlorine, bromine, fluorine, iodine. क्योंकि फ्लोरीन में ना FF के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, दैट्स वाई इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया है। क्लियर। ये देखो, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा और डिफिकल्ट है, थोड़ा और डिफिकल्ट है, सॉरी, यहां इजी, इजी और वेरी इजी कहां पर, आयोडीन में। तो कोई मुझे बता पाएगा क्लोरीन इजीली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कि आयोडीन, फर्स्ट या लास्ट? कारण है ना, क्योंकि इसमें एंडोथर्मिक क्या है, लेस है। ऑन द बिहाफ ऑफ, मैं साफ लिखता हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मोस्ट फेवरेबल मॉलिक्यूल टू मेक द आयनिक बॉन्ड, वो हुआ आयोडीन। अब अभी तक तो हमने इनपुट किया, अब तक तो हमने एंडो एंडो एंडो, अब टर्न आएगी एक्सो की। इसको तुम क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो मैंने समझा दिया था। अब मैं वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूं आपसे, सुनो। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? उसने कहा जी एनर्जी चेंज। आपने एनर्जी चेंज क्यों लिखा, इसलिए लिखा
क्योंकि ये एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। और वैसे बताऊं आपको 90% तो ये एंडो ही होती है, 10% मुश्किल से एक्सो पड़ी होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, ऑक्सीजन, सल्फर की, और इक्का दुक्का और एलिमेंट है, बाकी तो सबकी ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ही सबसे डिफिकल्ट है। तो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और गैस, तो हमने डेल्टा एच इजी को ईए से भी इंडिकेट किया है। डेल्टा एच इजी को ईए से भी इंडिकेट किया, ईए फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप। तो यहां मेरे पास कौन था, क्लोरीन गैस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बन गया, क्लोराइड। इस पूरे प्रोसेस में 348 किलो जूल एनर्जी निकली। और जितना ज्यादा किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन से फ्रेंडशिप होगी, इलेक्ट्रॉन से भाईचारा होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ना आसान होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी। और जितनी ज्यादा निकलेगी उतना एक्सो हो गया, एक्सो उतना आयनिक बॉन्ड बनना क्या होएगा, इजी, मोस्ट फेवरेबल। मैंने इस जगह साफ लिख दिया, डेल्टा एच इजी की नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा है, डेल्टा एच इजी की नेगेटिव वैल्यू मतलब ई जितनी ज्यादा है, उतना एनायन बनना आसान है। और शायद आपको पता हो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इनके एनायन बनने आसान है। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है जी, नेगेटिव। और मोस्ट फेवरेबल किसके लिए है, फॉर द क्लोरीन। इसके पीछे भी पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 17 में बहुत बढ़िया टॉपिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मैं भी आपसे जिक्र करूंगा, चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल। अब मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया सिंपल सा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 144 है माइनस में, सल्फर की -200 है। तो बताओ कौन ज्यादा फेवर करेगा आयनिक बॉन्ड के बनने को ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज इट और एस, ऑक्सीजन या सल्फर? क्योंकि सल्फर ने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है, और हम हमेशा ज्यादा एनर्जी रिलीज को फेवर करते हैं टू मेक द स्टेबल बॉन्ड। लास्ट एंड फाइनल, इट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस का लिटरल मतलब मैंने आपको बताया था, नेटवर्क बनना, नेटवर्क बनना। अब आपके पास कौन कौन तैयार है, पहले स्टेप, दूसरे स्टेप से Na+, तीसरे और चौथे स्टेप से क्लोराइड। इन दोनों के बीच एक ही सिस्टम में होने की वजह से क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैं, अट्रैक्शन की एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है, ऑलवेज कैसी होती है, एक्सो। ये रिलीज हो गई, ये रिलीज हो गई, और यही एक डेफिनेशन भी आ जाएगी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द formation of 1 mole of ionic solid from the 1 mole of gaseous cation and gaseous, not 1 mole, gaseous cations and gaseous anions। लेकिन बनना क्या चाहिए, 1 mole of ionic solid, दूसरी बार बोल रहा हूं, एनर्जी रिलीज बोल सकते हो, पक्का बोल सकते हो, फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of ionic solid from the gaseous cations and gaseous anions। अब ये है क्या, एनर्जी। तो शायद आपको पता हो फोर्स का फॉर्मूला आती बताया था मैंने, Q1 Q2 अपॉन R², जबकि एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटू आर। फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट एनर्जी है बच्चे, वर्क है। फोर्स और उसके बीच में जो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कौन है, एनर्जी है। तो एनर्जी इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब क्या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को समझ पाए, फोर्स को समझ पाए, एनर्जी को समझ पाए। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। जितना ज्यादा चार्ज होएगा, +1 -1, +2 -2, +3 -3, जितना ज्यादा चार्ज होएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, जितना ज्यादा चार्ज होएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा। और जितना उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होएगी, जैसे LIF, NaCl, KBr, तो कोई बता सकता है PQR में से अगर मुझे PQR में से चार्ज तो सेम थे, +1 -1, +1 -1, +1 -1, अगर मुझे साइज के बेसिस पे लैटिस एनर्जी कंपेयर करानी हो, तो आपको पता है लिथियम स्मॉलेस्ट है और फ्लोराइड भी इन तीनों में से स्मॉलेस्ट है। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी हुई, पी की, फिर क्यू की, और फिर किसकी हुई है, आर की। अब एक बार इस पेज को जल्दी से रीड कर लो।
कोई डाउट हो तो बता दो। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of 1 mole of ionic solid, 1 mole of ionic solid from the gaseous cations and gaseous anions. बोलो जी। हाँ, उल्टा भी बोल, मैं बोलता हूँ उस डेफिनेशन को भी बोलता हूँ। आपको शायद थर्मोडायनेमिक्स में एक बात पता चली होगी कभी कि अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सो तो बैकवर्ड प्रोसेस कैसा होता है एंडो। ये बोला था लेवोजियर लैप्लेस ने, उसका रूल है ये, लेवोजियर लैप्लेस रूल। कभी टाइप करके देखना, गूगल पे आएगा, किताबों में कम ही होता है। लेवोजियर लैप्लेस रूल, इफ द फॉरवर्ड प्रोसेस इज एक्सो देन बैकवर्ड इज बाय डिफॉल्ट एंडो, इफ द फॉरवर्ड इज एंडो बैकवर्ड इज बाय डिफॉल्ट एक्सो। अब इस बात को मैं उल्टा करके बोलता हूं, लिसन केयरफुली। एनर्जी नीडेड, energy needed to break the 1 mole of ionic solid to its constituent gaseous cation and anions, mean ions. It is again known as the lattice enthalpy. क्लियर हुई बात? तो ये तो थर्मो का रूल है। आगे जाना अगर एक्सो है तो बैकवर्ड आना एंडो है। तो अगर आप आगे जाने में एनर्जी रिलीज करवा पा रही हो तो गारंटेड पीछे जाने में एंडो रिलीज की जगह पर क्या होएगा, एब्जॉर्ब होएगा। उल्टा चलना है हमेशा। तो वैसे भी आयनिक सॉलिड बन चुका है, उनके बीच में खतरनाक वाले अट्रैक्शन फोर्स हैं। इफ यू वांट टू ब्रेक द NaCl देन यू शुड नीडेड द एनर्जी टू ब्रेक दिस, मीन एंडो। लो जी, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जब हम 3 बार लगातार एंडो 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 करे जा रहे थे तो उन तीनों एंडो का सम, और लास्ट में 2 बार जब एक्सो एक्सो करे जा रहे हो उन दोनों का सम, स्टार्ट के 3 एंडो का सम बाद के 2 एक्सो के सम से कम ही होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल हो गया तो इसका मतलब स्टेबिलिटी आएगी। बैंक में पहले महीने 10,000 रुपए जमा करवाए सब्लिमेशन, फिर 10,000 जमा कराए आयोनाइजेशन, फिर 10,000 रुपए जमा करवाए बॉन्ड डिसोसिएशन, और एंड में जाकर उस 30,000 रुपए को बैंक वालों ने आपको 20,000 वापिस कर दिए कि भाई साहब ये मैक्सिमम मनी आपकी, ले जाओ। तो क्या स्टेबिलिटी आएगी? 30,000 दिए और 20,000 घर पे लेके आ गए, स्टेबिलिटी आई क्या? और 30,000 देकर 30,500 मिल गए तो स्टेबिलिटी आई ना? वही कह रहा हूं। तो जितना आप अगर एक्सो कर लेते हो प्रोसेस को, जितना प्रोसेस एक्सो हो गया उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जानी है। और एंडो हो गया, जैसे मैंने बोला ना आपके, वही सेम 12th क्लास, वही पी ब्लॉक एलिमेंट, वही 16th ग्रुप, वही ओजोन का फॉर्मेशन। ओजोन का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, दैट्स व्हाई ओजोन इज अनस्टेबल। और अगर आयनिक बॉन्ड का बनना एंडोथर्मिक हो गया तो एंडोथर्मिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करने लगे हम लोग। इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई दीस हैव द हाई एमपीपीपी। NaCl हो चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, कोई 40-50 डिग्री के एमपीपीपी वाला नहीं होएगा। 500, 700, हजार इनके क्या होंगे, एमपीपीपी होंगे। सोलिबिलिटी, पानी में घुलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी पोलर सोलवेंट है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं है आपका। फिर फिजिकल केमिस्ट्री 12वीं क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी की 2 वजहें बता रखी हैं, पहला आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन। पहला आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन। आयरन कंडक्टर है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और NaCl कंडक्टर है पिघली फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में, और घुली हुई स्टेट में, सोल्यूबल फॉर्म में, क्योंकि उसके पास कौन पड़े हैं, फ्री आयंस। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि तुम 12वीं अपीयर्ड हो, अभी ताजा ताजा तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आया हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्शन की 2 वजहें हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन। अब यहां अगर सॉलिड है तो फ्री आयन नहीं है, तो भाई साहब NaCl सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर। एक चैप्टर का और नाम ले रहा हूं, सॉलिड चैप्टर। जब सॉलिड चैप्टर आप कर रहे हो तो वहां एक टेबल बनी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। वहां पहला आयोनिक दूसरा कोवलेंट, अगर आपने देखे हो तो उस आयोनिक के अंदर चेक करना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखे हैं आयंस, एमपीबीपी लिखे हैं हाई, फिर लिखा है कंडक्टिविटी, सॉलिड पे लिखा है नो, और मोल्टन और सोल्यूबल फॉर्म में लिखा है यस, क्योंकि वहां कौन मिल जाएंगे, फ्री आयंस।
आपको पता है जूलॉजी की क्लास चल रही है? वेरी गुड, है ना? मुझे बस ये कंफर्म करना था। चलो अच्छी बात है। मैं जनरली क्लास में बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चों को ना ये लग रहा होता है कुछ पढ़ा तो रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है यार, ये बस ऐसा कुछ लग रहा है कि लिख रहा है और समझा रहा है, लेकिन ये जूलॉजी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास इसी में आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में आइसोमोर्फिज्म है। जैसे हमारा आइसोमेरिज्म होता है ना बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसमें होता है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले 3D में डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो सकते हैं, बॉन्डिंग शॉन्डिंग चेंज हो जाती है। वैसा इसमें नहीं मिलता। इसमें पता है क्या मिलता है? आइसोमोर्फिज्म। तुम्हारे जूलॉजी में होती है ना मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। तो इसमें पता है क्या होता है? आइसोमोर्फिज्म मिलती है, आइसोमेरिज्म नहीं मिलती है इसके अंदर। तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एनायन सेम हो, चार्ज सेम हो, ये कुछ वजहें हो सकती हैं। एग्जैक्ट कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक रीजन हो सकते हैं। जैसे KClO4 और K, यहाँ KClO4 और इधर मैं अगर K2CrO4 रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके दोनों के एनायन की हाइब्रिड स्टेट, या फिर ऐसे ही KMnO4 बेस्ट एग्जांपल है इसके साथ, ये वाला बेस्ट एग्जांपल। KClO4 और KMnO4, इन दोनों के एनायन बच्चे sp3 हाइब्रिड है। तो आप गारंटीड बोल सकते हो KClO4 KMnO4 बोथ आर द आइसोमोर्फस। आइसोमोर्फस, आइसोमोर्फस मतलब सेम शेप, स्ट्रक्चर। अच्छा बताओ, आयनिक सॉलिड कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है? कब? सॉलिड स्टेट में। हाँ, तो आपको ये पूछना पड़ेगा सामने वाले को, मेंशन करो आप आयनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में तो नहीं बोल रहे कहीं? हाँ, सॉलिड स्टेट में बोल रहे हैं, इट इज नॉन कंडक्टर। बट व्हेन इट इज इन सोल्यूबल, घुला हुआ, और इन द फ्यूज्ड, पिघला हुआ, देन इट हैज द 4 फ्री आयंस, देन ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर। लो जी, अब आयनिक बॉन्ड तो हमारा हो गया खत्म। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द, क्योंकि एस ब्लॉक भी इसके अंदर ही है ना, तो मैं वहां जाकर आपको ना एक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन भी बताऊंगा, हाइड्रेशन एनर्जी। तब तक हम शांत रहते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सीखना शुरू करते हैं। शुरू करें भी कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बाद। लो जी, कोवलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। ये ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। हमारे सब्जेक्टिव जो मटेरियल है उसमें भी लिखा हुआ है लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, लैंगम्यूर, LANGMUIR। वैसे इस नाम को पहले कभी सुना 12वीं क्लास के किसी एक चैप्टर में? सरफेस केमिस्ट्री में केमिकल एडजॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन, और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है दैट इज नोन एज द वैन डर वाल एडजॉर्प्शन। चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कोवलेंट बॉन्ड है क्या? ये कॉन्सेप्ट है शेयरिंग बेस पे, और अब सारा चैप्टर ही किसको समझाने में लगा हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें वीबीटी है, इसमें एमओटी है, इसमें हाइब्रिडेशन है, इसमें वीएससीपीआरटी। तो सारी लड़ाई अब किसको समझाने की है? कोवलेंट बॉन्ड। कहते जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सिखाओ। मैंने कहा जी बस 4 वर्ड्स अपने दिमाग में रखो, वीबीटी भी इसी से एक्सप्लेन हो जाएगी। कौन से 4 वर्ड्स? शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ अनपेड। भाई जो पेयर्ड होएगा वो शेयरिंग करेगा, क्यों? वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ गए, तो भाई क्यों करेगा शेयरिंग? ये तो ऑलरेडी शेयर्ड है। तो इसीलिए अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड का बनना सीखना है, तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में परमानेंटली रखो, क्या? शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट विल पार्टिसिपेट इन द शेयरिंग, वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन किससे बना है? 2 H एटम से। 2 H एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 1s1 इनका, 1s1 1s1। 1s1 मतलब कौन है? अनपेयर्ड, अनशेयर्ड। ये 1s1, ये 1s1। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें पंगा हो गया, एक कह रहा मैं डोनेट कर दूंगा, तो ये H+ बन जाएगा, और दूसरा कह रहा मैं एक्सेप्ट। कहते हैं तुम कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? हो तो तुम भी हाइड्रोजन ही, तो टेंडेंसी दोनों की सेम ही होगी ना, इधर मेटल नॉन मेटल हो। लेकिन दोनों ही नॉन मेटल है भाई, दोनों ही एक्सेप्टर है। दोनों का जो एक डायरेक्शन है टूवर्ड्स, वो एक्सेप्टेंसी है। तो जब दोनों ही एक्सेप्टर हैं, तो कौन किसको दे और कौन किससे ले इलेक्ट्रॉन? तो एक ही समझौता हो सकता है, एक ही कंप्रोमाइज हो सकता है, शेयरिंग।
तो इसके पास 1s1, इसके पास भी 1s1, दोनों ने इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग। इसी को समझाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी और आएगी, नाम है उसका वीबीटी। इसी को समझाने की एक थ्योरी और आएगी, नाम है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट रूल भी होता है बच्चे, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना, नियोन हीलियम को टारगेट करके लिखा गया है। पहले मैंने H2 मॉलिक्यूल समझाया ऑन द बिहाफ ऑफ शेयरिंग, अब मैं आपको सिखा रहा हूं क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑन द बिहाफ ऑफ शेयरिंग। क्या आपके दिमाग में कोवलेंट बॉन्ड के 4 वर्ड्स बार बार घूम रहे हैं? शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास क्लोरीन आया, अब मेरे पास क्लोरीन आया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज द आउटर मोस्ट शेल, जो मैंने 3p, दिशा का आंसर है 3s एंड 3p, दीपांशी का आंसर है 3p, और कोई? इतिका 3s एंड 3p, और कोई? 3p। दो वोट चले गए किस? गुरलीन 3 वोट 3p की तरफ चले गए और 2 वोट 3s2 3p की तरफ चले गए। लेकिन यहां अब माइनॉरिटी विन है, मेजोरिटी विन नहीं हो रही है। यहां आउटर मोस्ट पूछा था शेल, शेल नॉट सब शेल। और जिन 3 बच्चों ने आंसर 3p दिया वो अपनी गलती समझ गए होंगे। आउटर मोस्ट शेल पूछा बच्चे, आउटर मोस्ट शेल, शेल 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 मतलब ऑर्बिट। 1s2, 2s2, p6, 3s2, 3p5, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है जी? थर्ड। अब जब आउटर मोस्ट शेल थर्ड है तो इस पर नजर मारो, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिल ही जाना है। बच्चे जिसको आउटर मोस्ट शेल अभी भी समझ ना आया तो एक बात और कर लूं मैं आपसे, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 33, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 33, जिसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 33, वो क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए? एक। तो एक क्लोरीन में, दूसरा क्लोरीन में। अब एक करे मैं दे देता हूं, तू ले ले। वो कहते ऐसे कैसे यार, है तो दोनों सेम ही। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया शेयरिंग वाला। ठीक है जी। मान लो क्लास में ना टीचर ने कहा था 2 बुक्स लेके आनी है सेम, तो कोई बच्चा क्या करेगा, एक ले आएगा, दूसरा भी सेम ही ले आएगा, और टीचर को अलग अलग टाइम पे दिखाने जाना है तो दूसरे वाला एक बच्चा दोनों किताबें लेके चला जाएगा। मीन उन दोनों ने किताब की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली है। लेकिन है तो 2 किताबें, लेकिन 2 बच्चे अलग अलग टर्म में गए और 2-2 दिखाकर आ गए। 4 थोड़ी थी किताबें, किताबें तो 2 ही थी। तो वही हो रहा है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मैं बार बार कह रहा हूं, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जब तक समझ में आता है आप कोवलेंट बॉन्ड का बनना सीख सकते हो। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? एक। अच्छा एक बात और पूछनी थी आपसे, व्हाट इज अ वैलेंसी? 20 मिनट की क्लास है बच्चे, जल्दी से बता दो। नहीं नहीं, वैलेंसी की डेफिनेशन पूछे कोई अगर। ओके। और इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के रेफरेंस में बोलूं, और इससे भी छोटा बोल लें तो क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, अनपेयर्ड। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी है, इधर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। तो अभी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी क्या हो गई है? 1। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछना आपसे, व्हाट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वही इलेक्ट्रॉन कौन, हाँ बोलो बोलो। इसको वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के रेफरेंस में बोले, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला शेयर, दूसरा शेयर, तीसरा शेयर। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स अराउंड द क्लोरीन? 3। एंड व्हाट इज द वैलेंसी? 1। अब आप इजीली समझ पाओगे चीज को। अगर मैं किसी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 लिख देता हूं, या फिर 2p6, 3s2, 3p4 लिख देता हूं, क्लियर? तो आउटर मोस्ट शेल तो सारे बच्चे समझ गए जो बैठे हैं क्लास में, क्लियर? उसके बाद मुझे लोन पेयर कंफर्म करने हैं, मुझे लोन पेयर कंफर्म करने हैं।
लोन पेयर कितने हो गए इसके पास? दो। वट इज द डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर? शेयर्ड पेयर। जो यहाँ और इजी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दो, और ये आपके पास कैसे हैं? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड क्या बन जाएगी इसकी? वैलेंसी। और एलपी क्या बन गए? दो। पेयर्ड एलपी, बड़ा सिंपल एक वर्ड, पेयर्ड एलपी, अनपेयर्ड वैलेंसी। हम्म कौन से वाले? इसकी बात कर रही हो आप? नहीं, अगर आप नॉन शेड बोलते तो यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं आएगी ना बच्चे। आप जब 12वीं क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल पढ़ती हो तो शेयरिंग तो करते ही ना। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन देनी है तो आपको बोलना क्या है? आउटरमोस्ट शेल में पड़े हुए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और आउटरमोस्ट शेल में पड़े अनपेयर्ड वो वैलेंसी है। जब आप अनशेयर बोलती हो ना तो कहीं ना कहीं आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को इग्नोर करती हो। डेफिनेशन में गलती नहीं है, लेकिन डेफिनेशन यूनिवर्सल नहीं है। गुरलीन, बात समझ में मैंने क्या कहा? जब आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो ना, तो आप यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं बोलते हो। यूनिवर्सल डेफिनेशन कैसे बोलनी है? अनपेयर्ड एक इन आउटरमोस्ट वैलेंसी, पेयर्ड इन आउटरमोस्ट, दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इधर इन ग्राउंड और एक्साइटेड, तो उसी के रिगार्डिंग में काम करने जा रहा हूं, मेरे साथ टिके रहना। मैंने क्लोरीन लिखा 70 नंबर है, नियोन लिखा, आउटरमोस्ट शेल 3s2 3p 5 लिखा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर unpaired? 1. And how many electrons are paired? Paired जोड़े कितने? जोड़े तीन, जोड़े तीन है ना, 3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? वैलेंसी। और ये आपके पास क्या बन जाएगा अब? एलपीई। ठीक होगी बात? एलपीई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक बात और, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी बच्चे, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब मैं इसको एक्साइटेड कर रहा हूं। क्या बच्चे जानते हैं कि 3s2 3p5 के बाद आगे 3d सारा के सारा खाली पड़ा हुआ है? ठीक है, अब मुझे इसको एक्साइटेड करवाना है। नियोन में कोई छेड़खानी नहीं की। 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम एनर्जी के थे, 3p वाले इलेक्ट्रॉन्स अब एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट 1 में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया। अब कोई बताएगा हाउ मेनी यूपीई आर हियर इन द एक्साइटेड स्टेट 1? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है अब इसमें? ध्यान से देखो बच्चे, 3। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्ड? ये वाले पेयर्ड पे, जोड़े जोड़े। अगर मेरे पास कोई पूछेगा हाउ मेनी शूज, तो मैं बोलूंगा एक ही है। कोई आधा एक जूता लेके थोड़ी घूम रहा हूं, पेयर लेके घूम रहा हूं ना पूरा। अच्छा जी, एक्साइटेड स्टेट 2। अब अपना दिमाग लगाओ, सारे अच्छे बच्चे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और वो सीख भी पा रहे हैं। अब बिना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बता दो क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना, फिर गलती कर रहे हो, 5 हो जाएंगे ना बच्चे। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाली बेस्ट, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चले जाएंगे। 5 हो गए ना। और लोन पेयर कितना रह गया? एक। एक्साइटेड स्टेट 3, 8। काउंटिंग तो बड़ी मस्त वाली कर रहे हो। 7 हुए ना बच्चे? हाँ 7 आएगा ना। तो अब क्लोरीन की वैलेंसी 1 भी है, क्लोरीन की वैलेंसी 3 भी है, क्लोरीन की 5 भी है, क्लोरीन की 7 भी है। अगेन एक रिमाइंडर खोल देता हूं, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 17, टॉपिक का नाम इंटर हेलोजन। और इंटर हेलोजन में आयोडीन ने IF भी बनाया, IF3 भी बनाया, IF5 भी बनाया, IF7 भी बनाया। बोलो जी। तो क्या लोन पेयर और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिमाग में एंट्री कर गया? चलो अब घर बैठ के ना सल्फर पे, घर बैठ के सल्फर पे और फास्फोरस पे काम करना। फास्फोरस की और सल्फर की वैलेंसी कितनी कितनी हो सकती है मैक्स, इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट?
ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, इसकी तैयारी करना दिमाग लगाकर। अब मुझे ऑक्सीजन का बनना सीखना है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का। तो इसके पास 2 अनपेड है, दूसरे वाले के पास 2 अनपेड है, पर दोनों ने 2-2 की शेयरिंग कर ली और ऑक्सीजन मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। वही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड है, इसके पास भी 3 अनपेड है, 3-3 की शेयरिंग कर ली और कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। फिर मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ बढ़ गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम, ये तो आपके लिए परफेक्ट है, जिसको आप जानते हो, चैप्टर का नाम अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ द 12th क्लास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड और डोनर बॉन्ड। मिनिमम कंडीशन टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चाहिए? मिनिमम कंडीशन टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मिनिमम कंडीशन टू मेक वन शुड बी एम्प्टी ऑर्बिटल, वो कोई हो, चाहे एसओ पीओ डीओ कोई हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और मिनिमम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चे, मिनिमम एक एम्प्टी ऑर्बिटल। और मिनिमम आप याद करो ना, जब आप मान लो Cu+2 विद 4 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, तो कॉपर +2 के तो एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करते हो ना पुत्र, कॉपर +2 के। और अमोनिया अपने लोन पेयर क्या कर रहा होता है? डोनेट कर रहा होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम है डोनर बॉन्ड। कंडीशन नंबर 1, वी रिक्वायर्स एम्प्टी ऑर्बिटल एज वेल एज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप अमोनिया का बॉन्ड H+ से बनाते हो, तो अमोनिया के पास क्या पड़ा हुआ है? लोन पेयर। और H+ के पास क्या पड़ा हुआ है? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अमोनिया ने अपना लोन पेयर H+ को, और मैंने कहा हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा हो, इधर S और P और D कोई भी हो सकता है। तो मैं S का यूज करना सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको D का यूज करना सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर P का यूज करना सिखा रहा हूं। और हो सकता है आपने 11वीं क्लास का एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कैसे? नहीं बच्चे, एफ ब्लॉक की शेयरिंग और पेयरिंग बहुत बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली नहीं होती है। तो आज तक हमने कभी भी एफ एफ बॉन्ड बनता देखा नहीं है। एफ एफ वैसे भी वो कौन चलते हैं? मेटल्स। पी के साथ डी करे और डी के साथ डी करे, तो डी के साथ डी भी उतना इफेक्टिवनेस नहीं आती है। एफ एफ तो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ डिफ्यूज हो गए हैं, तो उनका तो इम्पॉसिबल की कैटेगरी में चला जाएगा। जो एफ है ना बच्चे, वो होएगा किसका? सोचो ना, एफ होएगा, अनपेड एफ होएगा तो किसके पास होएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट के पास। और एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे चल रहे हैं? मेटल। क्लियर ना? चलो जी, तो एम्प्टी ऑर्बिटल एस भी हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल पी भी हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल डी भी हो सकता है। और ये तीनों एग्जांपल मैंने बोर्ड पे दिखाए हैं। अमोनिया विद H+, कॉपर +2 के साथ अमोनिया डी का यूज, और फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन को डोनेट किया। इट इज अ यूज ऑफ एम्प्टी पी। लो जी, अब जो ऑक्टेट रूल है उसकी कमियां निकालते हैं, उसके ड्रॉबैक की बात कर लें। ध्यान से सुनना भाई, वैसे तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन में 2 ही कैटेगरी हैं, जो 8 पूरे नहीं कर रहा वो लेस देन 8 है, और जो 8 पूरे नहीं कर रहा वो मोर देन 8 है। मतलब लेस देन 8 मोर देन 8, लेस देन 8 मोर देन 8, लेस देन 8 मोर देन 8, दो ही आपके पास लिमिटेशन है, लेस देन 8 मोर देन 8। अब थोड़ा सा फोकस करके मेरे साथ आ जाओ, फिर क्वेश्चन कर पाओगे। बच्चे जिनके पास भी डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट समझते हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, जिनका भी डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, वो सारे के सारे ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शनल केस हैं। अब देखो हाइड्रोजन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, और पता है आपको कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 436 किलो जूल पर मोल। तभी मैंने आपको शुरुआत करते बोल दिया था कि ऑक्टेट इज नॉट द होल सोल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट द होल सोल। अगर कोई होल सोल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल है, होल सोल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है इस दुनिया में जिसका नाम है एनर्जी रिलीज। तो भाई हाइड्रोजन के बनने में एनर्जी रिलीज हुई, स्टेबल है, लेकिन है तो ऑक्टेट का एक्सेप्शनल ना। ऑक्टेट क्या बोलता है? आउटर मोस्ट में कितनी होनी चाहिए? 8। ऑक्टेट क्या बोलता है? आउटर मोस्ट में क्या होनी चाहिए? 8, लेकिन हाइड्रोजन के तो आउटर मोस्ट में 2 ही है सिर्फ।
ऐसे ही आपके पास लेस देन 8 में 6 इलेक्ट्रॉन वाले जो हाइपोवेलेंट बनते हैं। हाइपो हाइपो समझते हो ना, डेफिशिएंसी। हाइपो समझते हो ना, कमी, डेफिशिएंसी। तो जो भी 2 या 3 वैलेंसी के साथ जी रहे हो, जैसे BeCl2, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स ही कितने? इसके आउटर मोस्ट में बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाए? ये देखो मैंने लिख रखा है, 2 बॉन्ड। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है? बताया था थोड़ी देर पहले आपको भी। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे? 2 बॉन्ड से 4। तो बेरिलियम के पास तो 4 ही है, लेकिन फिर भी Be2 आराम से जीता है इस यूनिवर्स में। तो इसको तो ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं किया। ये तो ऑक्टेट रूल का क्या बन गया? एक्सेप्शनल केस। ऐसी BF3, ऐसी BCl3, ऐसी Bi3, ऐसी AlCl3, ये आराम से इस यूनिवर्स में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बनने में एनर्जी रिलीज हुई है। लेकिन ऑक्टेट का तो एक्सेप्शनल हो गया ना बच्चे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हाइपोवेलेंट। ये सब लुईस एसिड्स है बच्चे। BeCl2, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, these have the deficiency of electron। ये ऊपर हाइपो लिखा है, हाइपो। हाइपो समझते ही समझ जाओ इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास। और जहां भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो सारे के सारे लुईस एसिड्स हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोज ऑल आर द लुईस एसिड्स अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड बेस थ्योरी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस। चलो जी, अब है, अभी तक तो थे हाइपो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन। अब है हाइपर, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इसकी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं बच्चे आपको। हाइपर में क्या करना है? जो भी एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से ऊपर हो। अब थोड़ा सा मेरे साथ आकर बात करना। फोस्फोरस की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्या मान के चलते हो आप? फोस्फोरस की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3। और अब जब भी ये 5 में होएगा तो एक्सेप्शनल होएगा, हाइपर होएगा, सुपर ऑक्टेट होएगा। अच्छा बात सुनो, क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी कितनी? भी थोड़ी देर पहले की थी हमने। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। अगर ये 3 में होए, 5 में होए, 7 में होए तो हमेशा सुपर ऑक्टेट होएगा। बना के बताऊं आपको मैं, या समझ गए बात को? देखो ClF, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8। और जब भी मुझे कोई कहेगा क्लोरीन की 3 वैलेंसी बनाओ, 3 वैलेंसी, तो लोन पेयर लगाऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन गिनूं अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या? ऑक्टेट क्रॉस कर गया, सुपर ऑक्टेट, हाइपर ऑक्टेट। तो मेरी एक बात पे गौर करो जो मैं बोल रहा हूं आपसे, मेरी एक बात पे गौर करो जो बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो वो हाइपर है। हाइपर, हाइपर मतलब एक्सेस, हाइपर मतलब डेफिशिएंसी। और इसका ट्रिक था, अगर कोई अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्रॉस कर रहा है थर्ड पीरियड में, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस 5 में, सल्फर 4 में, सल्फर 6 में, आयोडीन 3 में, 5 में, 7 में, तो पक्का ये क्या होंगे? हाइपर ऑक्टेट। और एक बात और, नोबेल गैसेस के 100% कंपाउंड जब भी बन जाए, तो अच्छा बताओ नोबेल गैस का ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्या होती है? 0, जिसका नाम ही नोबेल गैस है बच्चे। तो मान लो XCF2 है तो हाइपर, XCF4 हाइपर, XCO3 हाइपर, XCO2F2 हाइपर। जिनोन का कोई भी कंपाउंड देखो, बस सीधा दिमाग से निकलना चाहिए, सुपर ऑक्टेट हाइपर, सुपर ऑक्टेट हाइपर, सुपर ऑक्टेट हाइपर। ये सब ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शनल केस हैं। और व्हाई दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ऑक्टेट रूल? भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर रहे, 8 से कम है या 8 से ज्यादा है। सो गए क्या? चलो अच्छी बात। अब जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, NO, NO2, ClO2, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन पाने के लिए तरसते रहते हैं इधर उधर से। तो अगर कोई ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता तो स्टेबल हो जाना था उसने, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। लेकिन ये NO, NO2, ClO2 ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। मान लो 4 ऑप्शन में दे दिया, आउट ऑफ द 4 विच मॉलिक्यूल डजंट ओबे द ऑक्टेट रूल, तो डुप्लेट वाले सारे, हाइपो वाले सारे, हाइपर वाले सारे और ओड इलेक्ट्रॉन वाले सारे के सारे ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस हैं। फिर मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं,
फिर मैंने ये मोलिक्यूल जो भी आपको बताए थे सारे सारे एक्सेप्शनल, कोई भी अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्रॉस कर गया थर्ड पीरियड मेंबर, सेकंड पीरियड तो अपनी ग्राउंड स्टेट वैसे ही नहीं क्रॉस करते, वो लिमिट में रहते हैं क्योंकि उनके पास एम्प्टी नहीं है। ये देखो, ये मैंने Cl ICl3 बनाया जो बच्चे ने भी पूछा था मेरे से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन सुपर ऑक्टेट हो गया, हाइपर ऑक्टेट हो गया। और जिनके पास 8 से कम है हाइपो, 8 से ज्यादा है हाइपर, 8 से कम होकर सिर्फ 2 पे पहुंच गया डुप्लेट और ओड इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे कौन बन जाएंगे, एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ऑक्टेट रूल। समझ गए बच्चे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। और ये देखो जी, बच्चों को काम दिया था, बच्चों ने करके बताया। ये देखो, फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 3, एक्साइटेड 5, सल्फर की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2, एक्साइटेड 4 6, क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1, एक्साइटेड वाली 3 5 7। फिर बच्चों ने कहा फॉस्फोरस सिखाओ, तो फॉस्फोरस को मैंने सिखाना शुरू किया। आउटर मोस्ट में 3 तो वैलेंसी 3, जैसे एक्साइटेड किया जंप करवाया 5 हो गई। सल्फर में ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 है, फिर जंप कराया 4, जंप कराया 6, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। SF2 होएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होएगा, SF4 हाइपर, SF6 हाइपर। जीनोन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 है, आप ही ने 0 है, आपने बताया मुझे। और जब भी F2 F4 F6 ये सब बनेंगे 100% कंपाउंड्स ऑफ द नोबेल गैसेस जो बन पाए, अगर 100% कंपाउंड्स ऑफ नोबेल गैसेस आर द सुपर ऑक्टेट। क्यों जी, ओनली 3 मिनट्स इन द क्लास। हाँ जी बोलो, चलो। हाँ जी बच्चे, पता ही क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये बुक्स की टर्म है बस ना, इसलिए मैंने इकट्ठा करके बोल दिया क्या, कि ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में। वैसे बात सुनो ना, वैलेंसी क्या है, बॉन्ड बनाना, और कोवैलेंसी क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। क्लियर ना, तो कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड, तो एक्साइटेड एक और टर्म है वो भी सुनो, एक्सपेंडेड कोवैलेंसी। तो मैंने कहा जी सारी चीजें मिलकर एक ही जगह मिला दो, वैलेंसी आउटर मोस्ट अनपेयर्ड, इधर इन ग्राउंड और इन एक्साइटेड, बात खत्म। अच्छा बात सुनो, मेरे को कोई बोलेगा ClF3 में वैलेंसी क्या है, मैं बोलूंगा 3, बोलेगा कोवैलेंसी क्या है, वो भी 3 ही है। ClF5 में वैलेंसी 5, ClF5 की कोवैलेंसी 5, एक्सपेंडेड वैलेंसी वो भी 5। तो इसीलिए 3 टर्म्स को अलग से मिला के मत चलो, एक ही लाइन पे घूमते रहो, वैलेंसी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड स्टेट। लो जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता चल गई, ये टेबल मैंने बनाया था लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ये भी आपको कंफर्म हो गया। अब हम अगले 1-2 मिनट के लिए वीबीटी शुरू करेंगे, ध्यान से सुनो। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिसन केयरफुली। किस लिए पढ़ा रहे हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, भाई साहब कोवलेंट बॉन्ड का बनना सीखना, इसलिए पढ़ा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी पोलिंग, वैसे तो बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म में पोलिंग नहीं रखी है आपके सामने, लेकिन 4 नाम है इसमें, हिटलर लंदन पोलिंग स्लेटर, हिटलर लंदन पोलिंग स्लेटर, हिटलर नहीं, हिटलर लंदन पोलिंग स्लेटर, ये 4 नाम है। इन्होंने बेसिक फॉर्म दिया वीबीटी का, और इन दोनों ने मिलकर उसको मॉडिफाई किया पोलिंग स्लेटर ने। और अभी थोड़ी देर पहले बच्चों से मेरी बात हुई थी, मैंने क्या कहा, इफ यू वांट टू मेक कोवलेंट बॉन्ड, अगर आप कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक कोवलेंट बॉन्ड, देन यू शुड गो फॉर द 4 वर्ड्स ओनली, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो शेयरिंग करेगा ही करेगा वो। वीबीटी समझने के लिए मेरे पास 2 टाइप के कंसिडरेशंस हैं, एक है ओवरलैपिंग, दूसरा है एनर्जी। वीबीटी सीखने के लिए मेरे पास 2 टाइप के कंसिडरेशंस हैं, एक है ओवरलैपिंग, दूसरा है एनर्जी। ओवरलैपिंग 2 टाइप की हो सकती है, हेड टू हेड हो या साइड टू साइड हो। और आपको पता है एस का शेप कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है जी, फुटबॉल जैसा। व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, डंबल। व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है जी, डबल डंबल। तो ये स्फेरिकल डंबल डबल डंबल। अब इसमें कोई साइड तो है नहीं, तो इसने जब भी ओवरलैपिंग करनी है ऑलवेज सिग्मा बनाना है। इसमें साइड है, अगर इसका मोड ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए या वर्टिकल हो जाए या डायगोनल हो जाए तो अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग आएगी।
इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें पाई पाई बनेगा, लेकिन एस जहां भी इन्वॉल्व हुआ ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा। वैसी किसके साथ है, डी के साथ। तो मैं पीछे जाकर लाइन लास्ट समझा रहा हूं आज की, 1 मिनट ऊपर हो गया क्लास का। हेड टू हेड, साइड टू साइड। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो, तो दो टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कोएक्सियल, कोलेटरल। कोएक्सियल, कोलेटरल, ये मेरी एंडिंग होगी आज की क्लास की। बाकी हम कल समझते हैं इसके बाद। बस एक रिवीजन मार लेना आप लोग, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है जी, यहां मैं क्लास खत्म कर रहा हूं अपनी। हाँ जी बोलो बच्चे। बच्चे एक बार ना मैनेजमेंट से बात कर लेना, ये नोट्स पॉसिबल, वैसे स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने। बाकी एक बार ना मैनेजमेंट से बात कर लेना प्लीज ना, फोन नंबर होगा ना उनका, उनसे बात कर लेना एक बार ना, आज ही कर लेना, क्लास के बीच में या क्लास के बाद ना। ठीक है।